हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ठीक है ना दोस्तों, तो आज मैं लेके आया हूँ त्रैमासिक का यहाँ पर कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान यानी कि आपका यहाँ पर फिजिक्स का पेपर। ठीक है ना, वैसे तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर मैंने 28 तक के क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ और उसका PDF भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये वीडियो फिर मैंने क्यों बनाई। तो दोस्तों आपको मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, इन सभी क्वेश्चन को रटना पड़ता है। ठीक है ना, रटना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप रट भी लोगे और अगर आप परीक्षा हॉल में गए और वहाँ पे अगर आप भूल गए तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे देखेंगे तो भी आपको याद नहीं रहने वाले। ठीक है ना, याद नहीं आने वाले हैं। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए यह एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है ना, तो शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ और इसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं और मैं आपको कुछ ऐसा समझाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मुँह ज़बान ही याद हो जाएंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको समझा के बताऊँगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए या फिर होता है। तो इसका प्रतिरोध हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है ना, आदर्श बोला है तो आदर्श अमीटर का जो है प्रतिरोध यहाँ पर 0 होता है। ठीक है ना, यानी आदर्श बोला तो आप समझ लीजिए कि ये एक चालक है। ठीक है ना, तो इसे ये एक आदर्श चालक है और इसमें से अगर विद्युत धारा बहेंगी, ठीक है ना, तो ये एक आदर्श है, इसलिए जो इसका प्रतिरोध है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम आवेश है। ठीक है ना, न्यूनतम आवेश यानी कि सबसे छोटा आवेश यानी कि न्यूनतम आवेश सबसे कम। तो इसके पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या है, ए का कूलाम। 2 क्या है, एक स्थिर कूलाम। और 3 क्या है, एक माइक्रो कूलाम। और चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है ना, तो सबसे पहला देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन आपको सबसे पहले समझ आए। एक कूलाम, ठीक है ना, एक कूलाम बोला तो एक कूलाम। ठीक है ना, एक कूलाम। उसके बाद एक स्थिर कूलाम। ठीक है ना, तो एक स्थिर कूलाम। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और एक माइक्रो कूलाम। ठीक है ना, एक माइक्रो कूलाम। और उसके बाद आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आवेश। मतलब इसमें से जो सबसे छोटा आवेश है यानी कि सबसे छोटा जो आवेश है वो आपको याद रखना है कि एक माइक्रो कूलाम सबसे जो है वो छोटा आवेश है। ठीक है ना, इसका ये आंसर सही वाला है। ठीक है ना, उसके बाद हम देख लेते तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि विद्युत, ठीक है ना, विद्युतीय कक्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है ना, तो इसका मात्रक जो है वो कूलाम होता है। ठीक है ना, मतलब इसका जो मात्रक है N/C। ठीक है ना, N/C, सॉरी कूलाम नहीं होता है, N/C होता है। ठीक है ना, तो ये जो है ये आपको याद रखना है, बिल्कुल समझ लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल रटना नहीं। अगर रट जाओगे तो आप वहाँ पर परीक्षा हॉल में जाकर आप जो है वो यहाँ पर भूल जाओगे। ठीक है ना, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा आ जाएंगे कि आपका विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश, ठीक है ना, विद्युत आवेश का यहाँ पर मात्रक होता है। तो विद्युत यानी आवेश यानी क्या, ठीक है ना, आवेश यानी कि ये कूलाम मतलब आवेश। पहले सबसे हमें पता है कि आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, Q से। ठीक है ना, और आवेश को मतलब आवेश को हम काय में मापते हैं। ठीक है ना, एक आवेश जब हम प्रवाह करते हैं किसी चालक में तो उसे कैसे मापते हैं भाई, कूलाम से मापते, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो इसका जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा, कूलाम। ठीक है ना, कूलाम आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर पहले ही वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आ जाता है कि 2 परिपथों, ठीक है ना, पांचवा आ जाता है 2 परिपथों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रतिरोध में समानता होती है। ठीक है ना, समानता होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्युत धारा। ठीक है ना, तो 2 परिपथों के श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ को प्रतिरोध में समानता होती है। ठीक है ना, तो समानता विद्युत धारा में होती है। ठीक है ना, तो विद्युत जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है, ठीक है ना, जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है उसमें प्रतिरोधों का जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है उसमें विद्युत धारा नहीं टूटती है। ठीक है ना, विद्युत धारा जैसी की वैसी रहती है, उसमें सिर्फ विभव टूटता है। ठीक है ना, विभव बट्टा है, ऐसा विभव बट्टा है V1 V2 V3 में। ठीक है ना, और जो आपको जो ये जो आप यहाँ से ऐसा चित्र रहता है, ठीक है ना आपका, और आप जो यहाँ से जो विद्युत धारा जो यहाँ से आप दे रहे हो, ठीक है ना, ये आपकी जो बैटरी लगी रहती है, ठीक है ना, ऐसी, तो ये जो आप दे रहे हो विद्युत धारा नहीं टूटती है। मतलब विद्युत धारा जो है वो एक समान रहती है। क्या टूटता है, तो आपका ये विभव जो अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि विद्युत धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा कि विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है। तो इसका विद्युत धारा मतलब विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है यहाँ पर फैराड। ठीक है ना, बिना आप आँख बंद करके यहाँ पर फैराड लगा लेना। ठीक है, क्योंकि इसका मात्रक होता है SI पद्धति में इसका मात्रक फैराड ही होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, फैराड होता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 के मतलब आपका ऑब्जेक्टिव 7 की ओर, ठीक है ना, कि परिपथ तथा विभव में संबंध, ठीक है ना, परिपथ तथा विभव में संबंध। तो आपका मतलब ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, परिपथ और विभव में संबंध। प्रतिरोध, ठीक है ना, परिपथ नहीं, ये प्रतिरोध है, ठीक है ना, प्रतिरोध I और विभव, सॉरी यहाँ पे मैं डबल से लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो प्रतिरोध R और यहाँ पे क्या बोला है, विभव यानी कि V, इसमें हमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना, R और V में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको एक नियम याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है ना। तो ओम का नियम कुछ इस तरह था, यदि किसी चालक में, मान लो कि ये कोई चालक है, ठीक है ना, यदि किसी चालक में इसकी भौतिक अवस्था में बिना कोई परिवर्तन किए इनके सिरों के मध्य, यानी कि ये और ये, ठीक है ना, ये दो सिरे हैं, ठीक है ना, ये दो सिरे हैं, ठीक है ना, इनके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर V और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I समानुपाती होती है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डबल से लिख देता हूँ, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा I। तो V बराबर, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब भी हटता है एक नियतांक आता है जो कि R, ठीक है ना, जो नियतांक R रहता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और ये I जैसा कि वैसा। तो ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, I अपना V बराबर RI, हमें संबंध काय में ज्ञात करना था, प्रतिरोध R, संबंध प्रतिरोध R और यहाँ पे विभव V में। तो आप देख सकते हैं V और R प्रतिरोध में संबंध यहाँ पर आ गया है। तो इसका सही वाला आंसर देख लीजिए कौन सा है, पहला ही वाला है, V बराबर IR। चाहे R आप सामने लिखो या पीछे लिखो, गुना में है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 8 ऑब्जेक्टिव आपका 8 आ जाता है। तो धातु का पराविद्युतांक होता है, सबको पता है भाई कि धातु का पराविद्युतांक क्या होता है, एक नहीं होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। यही पर तो कन्फ्यूज़न होती है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो धातु का जो पराविद्युतांक है वो अनंत होता है, हमेशा याद रखना, अनंत होता है। और जो यहाँ पर एक नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे एक और यहाँ पर अनंत में धोखा खा लेते, तो एक नहीं होता है बेटा, हमेशा याद रखना अनंत होता है, धातुओं का अनंत होता है पराविद्युतांक, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक तार, ठीक है ना, यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है ना। एक तार को जब हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई, एक तार है, ठीक है ना, एक तार है जिसको हम खींचते हैं, ठीक है ना, इसको हम डैश ऐसे खींच, माना कि ऐसा खींच लिया तो इसकी लंबाई दोगुना हो जाती है, लंबाई 2 गुना हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है ना, जो लंबाई है वो हमारी 2 गुना हो जाती है जब खींचने पर, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो हमें एक बात पता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, एक तो चालक की लंबाई, ठीक है ना, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो चालक की है लंबाई, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A, ठीक है ना, इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं उसकी लंबाई, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखा है, लंबाई 2 गुनी होती है, तो हम इसका प्रतिरोध निकालना है, तो हम लंबाई के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चालक का प्रतिरोध, ठीक है ना, चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती L, R प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो यहाँ पर R, यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, मतलब नियतांक, या फिर ऐसा बोल लो कि जो चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है ना, समानुपाती होता है तो जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे लंबाई का भी मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो लंबाई है वो 2 गुना हो जाती है, तो जो उसका प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 4 गुना नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 2 गुना। जितना मान यहाँ पर R का बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध का बढ़ेगा, उतना ही मान यहाँ पर लंबाई का भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना, रिक्त स्थानों की यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, पराविद्युतांक का मात्रक है, ठीक है ना, पराविद्युतांक का मात्रक है, यहाँ पर ओम, बिना संकोच ओम लिख देना, ठीक है ना, ओम ये संकेत मैंने बताया, ठीक है ना, वो बिना संकेत ओम लिख देना। उसके बाद आता है मीटर सेतु डैश की संधारित्र पर आधारित है। तो सबको पता है क्या है इसका आंसर, व्हिटस्टोन के सिद्धांत पर, ठीक है ना,
व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर। तो आगे बढ़ते हैं, विभवमापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध डैश होता है। तो इसका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 4। गाउस की प्रमेय का डैश सूत्र है। तो गाउस के प्रमेय का सूत्र मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एक ऐसा फाई रहता है, फाई ई बराबर, ठीक है ना, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एक्सोलॉन 0, यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ से, यानी कि विद्युत या बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फलस्क का मान, ठीक है ना, संपूर्ण विद्युत, यहाँ पर लिख देता हूँ, संपूर्ण विद्युत फलस्क का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई बराबर है आ जाएगा Q/ε0। उसके बाद आ जाता है अपना कौन सा पाँचवा तीन म्यू एफ, यानी कि 3 माइक्रोफेरड धारिता के 3 संधारित्रों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होंगी। तुल्य धारिता कितनी होंगी, यानी कि श्रेणी क्रम में हम इसको जोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ना, 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस प्रकार। तो इसके में मान रख दो c1 c2 c3 के, तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इनका जो लसर ले लेते हैं हम, तो इनका लसर भी आ जाएगा 3, 1 + 1 + 1, यानी कि ऊपर कितने बचे 1 1 1, यानी कि 3/3, ठीक है ना। ऊपर कितने बचे 3/3, और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना। 3 से 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/c बराबर क्या है 3, मतलब 1 ही है, ठीक है ना। तो इसको c को जो है वो ऊपर लेके चले जाते हैं हम, तो कुछ इस प्रकार c बराबर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 1 म्यू एफ यानी कि 1 माइक्रोफेरड। ये मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको निकालने का। तो वही बस वहीं पे आप ढूंढते रह जाओगे। तो आपका आगे कहा जाता है कि विभवमापी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि विभवमापी कौन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिंपल है, धारा, ठीक है ना। तो धारा मापी सिद्धांत, ठीक है ना, धारा मापी सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान होता है। किसी परिपथ में प्रतिरोध R का मान बढ़ाने पर धारा का मान होता है, धारा का मान होता है। तो हमने एक सूत्र बढ़ाया, ठीक ना, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ओम का नियम अभी बताया था कि किन्हीं दो, मतलब किसी चालक में बिना उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए उसके उन दोनों के बीच में सिरों के मध्य विभवांतर लगाए गए, विभवांतर उसमें बड़े धारा के आय होती है, ठीक है। V∝2 हमने इस प्रकार आय लिखा था, तो V बराबर R/ हमने आय लिखा था। तो R का मान यहाँ से निकाल लो, तो R बराबर ये आय यहाँ पर चले जाएगा इसके बटे में, ठीक है ना। तो V/I, तो हमारा R बराबर V/I ऐसा हमारा व्यंजक आया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R बराबर V/I, ठीक है ना, R बराबर V/I। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान होता है। मतलब प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं तीर की चिन्ह के द्वारा बता रहा हूँ, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर विद्युत धारा क्या होंगी, घटेंगी भाई, घटेंगी। अब बताओ क्यों घटेंगी, क्योंकि जो ये प्रतिरोध है ना, वो इस विद्युत धारा के व्युत्क्रम है, ठीक है ना। क्या है, व्युत्क्रम है। इसलिए जो प्रतिरोध जब बढ़ेगा तब ये विद्युत धारा घटेंगी, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब जब विद्युत धारा बढ़ेंगी तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, किसी कुंडली डैश सिद्धांत पर कार्य करती है, 8वां, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर कुंडली हमेशा काम करेंगी, चुंबकीय, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, विभव प्रवणता एक राशि है। विभव प्रवणता पता है ना, विभव प्रवणता एक राशि है। तो ये एक सदिश राशि है, याद रखना है आपको, एक सदिश राशि है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होंगी तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। बहुत ही सिंपल है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक, ठीक है ना। तो हमारा कुछ इस प्रकार होता है, F/कूलम यानी कि C, ठीक है ना। विभव प्रवणता बराबर कुछ इस प्रकार होता होगा। तो हमारा जो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है। हम यहाँ से ही निकाल रहे न्यूटन प्रति कूलम, मतलब यहाँ पर हमारा आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, ठीक है ना। तो कूलम, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, न्यूटन यानी कि न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। तो न्यूटन प्रति कूलम जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलम।
और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये प्रश्न क्रमांक 4 से मैं आपको बताऊंगा एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना। इसको भी मैं आपको समझा के बताऊंगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आप देखोगे नहीं, इसलिए अगली वीडियो में मैं इसको पूरा का पूरा समझा के बताऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। और आपका हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएंगी, आप जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इसके सोल्यूशन अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर जाइए या डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएंगी, जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लगे, आपको समझ में आए या नहीं आए, ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।